पिछले क्लास में जो हुआ था उसके हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे जितना पढ़ेंगे उसको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। देखो पहला वर्ड है जिसका नाम है डिसइंटरेस्टेड। देखो गौर से समझना कहाँ कहाँ पे यूज़ कैसे करोगे। देखो अनइंटरेस्टेड अलग चीज़ है और डिसइंटरेस्टेड अलग चीज़ है। इंटरेस्ट का मतलब होता है, इंटरेस्टेड मतलब किसी में रुचि रखना, किसी में अपना मनोभाव मन लगना, तो आप रुचि रखते हो कि नहीं कहते, उसको इंटरेस्टेड कहते हैं कि बच्चा या कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, रुचि रखता है। उसी का अपोजिट हो जाएगा अनइंटरेस्टेड, कि मतलब इंटरेस्ट नहीं, उसको रुचि नहीं। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है निष्पक्ष होना। इम्पार्शियल का मतलब, देखो एक वर्ड है इसी से बना है पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है पार्शियलिटी, एक वर्ड आता है इसी से निकल आया पार्शियल, पार्शियलिटी। पार्शियलिटी का मतलब होता है किसी पक्ष लेना। मालूम चला लड़ाई का झगड़ा कहीं पे हो रहा है तो ऑटोमेटिक आप उसका पक्ष ले लेते हो कि उसके तरफ से आप बोलने लगे कि नहीं तुम गलत हो, तो उसको कहा है कि पार्शियलिटी कर रहे हैं आप। पार्शियलिटी मतलब पक्ष ले रहे हैं, सही है। अब उसी का एंटोनिम समझोगे इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियल हो गए, इम्पार्शियल मतलब क्या समझोगे, निष्पक्ष हो गए, पक्ष में ना हो गए, समझे। पक्ष लेना तो पार्शियल होंगे और इम्पार्शियल वाला निष्पक्ष हो जाएंगे, पक्ष ना देंगे मतलब आपका साथ ना देंगे। उसी से वर्ड मतलब होता है जिसको आप डिसइंटरेस्टेड कहते हो। आपको कोई कह दे कि आप डिसइंटरेस्टेड हैं, इसका मतलब आप निष्पक्ष हैं, मेरा पक्ष दे ही नहीं रहे, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ। तो इसीलिए कभी कभी निष्पक्ष होना ज़रूरी है। निष्पक्ष का मतलब न इसके तरफ न उसके तरफ, बीच वाला काम, समझे कि नहीं समझे, न्यूट्रल हो गया, ख़त्म। न इसका साथ देंगे न इसका साथ, हम अपना एलोन रहेंगे। और कभी जस्टिस भी देंगे तो दोनों की बातों को सुनकर तब फैसला देंगे। जैसे देखोगे कि आप कितना भी रो गाओ, जज साहब कब तक फैसला नहीं है जब तक उनके पास सबूत ना आ जाए। ऐसा देखा कि नहीं देखा। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे गलत फैसले ना हो जाए तो हमेशा पछतावा करेंगे, रिग्रेट करेंगे। इस रिग्रेट से बचने के लिए वो हो जाते हैं डिसइंटरेस्ट, निष्पक्ष हो जाते हैं और सबूत को इकट्ठा करते हुए वो फैसला देते हैं। तो इम्पार्शियल का मतलब मुझे समझ में आ गया है कि आप समझ गए हो कि इम्पार्शियल किसको कहते हैं। इम्पार्शियल मतलब समझ आ गया कहोगे, जहाँ पे आप देखोगे ना उसके साइड है ना उसके साथ, बीच में एकदम है, निष्पक्ष हो गए। और पक्ष अगर देखो तो पार्शियल होंगे, पार्शियलिटी आएगा, निष्पक्षता। और इम्पार्शियल हो गए तो निष्पक्ष हो जाएंगे, जिसमें डिसइंटरेस्ट कह सकते हो। आज के बाद अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड का मतलब समझ में आ जाएगा। बोलो इंटरेस्ट का मतलब, इंटरेस्टेड मतलब क्या होता है, रुचि। एक और इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, देखोगे ब्याज जिसको आप कहते हो, होता है कि नहीं होता, सूद जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट इंटरेस्टेड अलग चीज़ है। इंटरेस्टेड से अनइंटरेस्टेड बना हो उसका अपोजिट है। डिसइंटरेस्टेड अलग है अनइंटरेस्टेड से, बिल्कुल है ना। उसके बाद इम्पार्शियल बिल्कुल अलग, इसी का साइनोनिम समझोगे किसका, डिसइंटरेस्टेड का। डिसइंटरेस्टेड का मतलब समझोगे जैसे पार्शियलिटी आपने कहा पक्ष वाली बातें, तो निष्पक्ष इसका उल्टा हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब वर्ड समझ में आ गया होगा क्या क्या हमने बताया है, और इसको यूज़ कहाँ पे करोगे देख लेना, सिचुएशन कैसा, पक्का ना। इम्पार्शियल का मतलब समझ में आ गया, कहाँ पे यूज़ करोगे समझ में आ गया ना। चलिए आइए, डिसपैरेजमेंट कहेंगे इसको, क्या कहोगे, डिसपैरेजमेंट। डिसपैरेजमेंट का मतलब क्या होगा, उपेक्षा, इंसल्ट जिसको कहते हैं या अब्यूज़ कहते हैं। कई जगह पे आप जाते हो तो आप देखोगे कई लोग आपको इनवाइट किए और जाने के बाद कोई स्वागतम ही नहीं। ऐसा देखा कि नहीं देखा, ऐसा देखा है ना, तब तो आपको बुरा लगता है। उस स्थिति में समझ जाना आपका क्या हुआ है, डिसपैरेजमेंट हुआ है, उपेक्षा हुआ है, इंसल्ट या अब्यूज़ लगा आपको, एक तरह से आपको बुलाकर गाली देने वाला काम किया। भले शब्दों से नहीं कहें लेकिन सिचुएशन ऐसा बता दिया कि आपका इंसल्ट हुआ। उस सिचुएशन में आप इसको आप कह सकते हो डिसपैरेजमेंट। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब होता है डिसपैशनेट का मतलब, डिसपैशनेट पहला बताओ क्या था, डिसइंटरेस्टेड, दूसरा क्या था डिसपैरेजमेंट, दूसरा क्या था, तीसरा क्या है डिसपैशनेट। डिसपैशनेट का मतलब होता है तटस्थ। अब तटस्थ क्या होता है, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन। मालूम चला आपके पास कोई इंसान आया रोने धोने लगा, होता है कि ना, फिर भी आप पिघल नहीं रहे, वो इंसान को आप सीधे सीधे कहोगे डिसपैशनेट है, यानी किसी के इमोशन से वो पिघलता ही ना हो, कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ता हो। ऐसा देखा कई लोग होते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका प्रॉब्लम आप समझिए एकदम तटस्थ है, हम देखेंगे जब तक क्या गलती है नहीं गलती, उसके बाद हिसाब से अपना काम करेंगे। ऐसा देखा कि नहीं देखा, बहुत से लोगों रोना धोना तो उसी की साइड, अच्छा आपको ऐसा किया तो ठीक है, ऐसा देखा कि नहीं देखा। तो ऐसी सिचुएशन में इसको आप क्या कहोगे, डिसपैशनेट कहोगे। डिसपैशनेट का मतलब होता है तटस्थ, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन, इमोशन से, मनोभाव से आपका पिघलने वाला इंसान नहीं है, एकदम तटस्थ है। समझ में आ गया, आप क्या कहोगे डिसपैशनेट। आप लोग में से कई लोग डिसपैशनेट होते हों, ऐसा देखा कि नहीं देखा। चलिए एक वर्ड है जिसका नाम है डिस्पेंस विथ। देखो डिस्पेंस अलग है, इसके साथ प्रीपोजिशन लगा। डिस्पेंस विथ मतलब होता है छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ या मैनेज विदाउट।
इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। कई लोग देखोगे आपके दोस्त हैं और बहुत बिहेव उनका ख़राब है, तो उनसे आप छुटकारा पाना चाहते हो, होता है कि ना, तो उसको आप क्या कहोगे, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए, या फिर सीधे सीधे कहोगे डिस्पेंस विथ। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे मैं कहूँ मैं उन लोगों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो आप प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाओगे, आई वांट टू, ये नहीं लिखोगे आई वांट टू, मैं चाहता हूँ, आई वांट मैं चाहता हूँ, टू आई वांट टू, उसके बाद क्या लगाओगे, डिस्पेंस, डिस्पेंस, उसके बाद क्या लगाओगे, विद देम। देखो अगर आपको ये ट्रांसलेशन नहीं आता तो घबराने की बात नहीं है, जब 10th चैप्टर फिर से रिवीजन होगा तो उसमें आप कर लेंगे मैनेज। फिलहाल बताओ ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि डिस्पेंस विद का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना। हो सकता है कोई लोग होंगे, कोई गंदी आदत होगी, बहुत सारे ऐसे वजह होंगे। डिस्पेंस विद मतलब समझ में आ गया, छुटकारा पाना। जब भी आपको हिंदी वर्ड याद आए कि छुटकारा पाना, तो आप छुटकारा पाने के लिए हमेशा डिस्पेंस विद लगा लो, गेट रीड ऑफ लगा लो, या फिर मैनेज विदाउट लगा लो। आप छुटकारा पाना बोलो, अच्छी बात है हिंदी, लेकिन उसको तुरंत याद लगाओ कि छुटकारा पाना को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। जितना सोचोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। और आपकी कोई भी काम पहले सोच पे निर्भर करती है। कोई आप देखो, कोई चंद्रमा पर गया होगा, चांद पे गया होगा, तो क्या पहले वो पहुंच गया होगा कि पहले उसका सोच पहुंचा होगा। आप यहाँ आए हो तो पहले आप पहुँचे हो कि आपका सोच पहुँचा होगा। यानी जो जितना इंसान जिस फील्ड में जितना सोचेगा और इम्प्लीमेंट करेगा, सक्सेस मिलेगी। सिर्फ सोच के छोड़ना नहीं है, इन्हें कि आप सोच लिए कि जाएंगे और गए ही नहीं तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको पहले सोच लेना है, तो उस पर काम करना है कि कैसे कर रहे हैं, और धीरे धीरे हो सकता है 100% एक बार में सही ना हो, दूसरे तीसरे चौथे बार में आते आते वो 100% करेक्ट होने लगता है। समझे कि नहीं समझे, ये मत समझो। मैं शुरू में बार बार बोलता हूँ कि कोई भी इंसान दुनिया में फर्स्ट टाइम में ग्रेट नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे ही ग्रेटनेस पे पहुँचा, महानता पे पहुँचा। एक दिन में कोई भी महान नहीं हुआ, एक दिन में हुआ भी है तो उसने कई दिन पहले मेहनत किए होंगे, तब वो दिन एक दिन ज़िंदगी में आता है। और देखो एक बार सफल होना आसान है, जैसे एक बार टॉपर बनना आसान है, लेकिन बार बार टॉपर बने रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हो सकता है एक बार आप बन गए कि 90% आ गया, 99%, लेकिन वही टॉपर 99% बोर्ड में बने रहना, या फिर अगले साल, या हो सकता है पूरी ज़िंदगी टॉपर बने रहना। जितना मेहनत एक बार में किए थे उतना ही फिर से उतना ही मेहनत, उससे ज़्यादा मेहनत लगेगा, तब उस पोजीशन पर पहुँचेंगे। फिर भी गारंटी नहीं रहता कि तुम ही पहुँचोगे। समझे कि नहीं समझे, इसलिए कंटिन्यू। हाँ ये बात है कि अगर मेहनत करते रहोगे तो मुकाम हासिल होगा, नाम हमेशा बनता रहेगा। तो पीछे मत हटना कभी मेहनत से। कुछ मिले ना, पहले तजुर्बा ज़रूर मिलता है, समझ पा रहे, एक्सपीरियंस मिलते हैं, अनुभव मिलते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान हर कुछ आपसे छीन सकता है, मैं बार बोलता हूँ, लेकिन एक इल्म है, नॉलेज है, जो आपसे कभी छीना ही नहीं जा सकता। याद रखिए, जलने वाले कितने भी जल जाए, हो सकता है कोई आपको दौलत दे दे तो छीन लेगा, रिस्पेक्ट देने के बाद छीन सकता है, लेकिन एक बार आपको किसी ने ये दे दिया ना, ये ताकत, तो शिक्षा देने के बाद न छीना जा सकता, ना कोई आपसे छीन भी सकता। ये भी बात है, समझ पा रहे। इसीलिए इनको देने वाले का रिस्पेक्ट हमेशा देखते हो। गुरुओं की क्यों इज्जत की जाती है, दुनिया की ऐसी ताकत दे रहा है, क्योंकि जलने से भी किसी का ख़त्म नहीं होगी जब तक, और ना आप किसी कोई छीन सकता आपसे। समझे कि नहीं, जब तक आप देना ना चाहो, ट्रांसफरेबल चीज़ होता है। क्लियर है। और देखो, आप गरीब के बच्चे हो या करोड़पति के बच्चे या राजा महाराजा के बच्चे, ज्ञान लेने के लिए गरीब के बच्चे को भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, और राजा के यहाँ भी पैदा हुआ तो उतना ही मेहनत करने पड़ेगा। ये तटस्थता है। और एक दिन में बार बार बोल रहा हूँ, कोई ज्ञानी नहीं बना। आप हर लोग को देख लेना, बार बार मेहनत, एक बार नहीं कई बार तक देखोगे। एक बूंद जो है ना, पानी का कतरा देखा ना, एक ड्रॉप, एक बूंद कंटिन्यूस कहीं पे गिरता रहता ना सालों तक, तो छेद पत्थरों में भी कर देता। ऐसा देखा है ना, कंटिन्यूस एफर्ट लगा दिया तो कुछ भी पा सकते। एक ही चीज़ है, वो है आपका परमानेंट मेहनत किसी चीज़ में करना। एक दिन आपको कुछ ना कुछ बना देता। ये नहीं कि एक दिन यहाँ मेहनत, दूसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, ऐसे कुछ होना जाने नहीं। पहले कहा दे रहा हूँ, कंटिन्यूस अगर लगन से मेहनत कर दिया, दोस्ती यारी 3-4 महीने छोड़कर एक चीज़ पे कमांड कर दिए, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। समझे कि नहीं समझे। हो सकता है किसी एग्ज़ाम को ना क्रैक कर पाओ, लेकिन नॉलेज ज़रूर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। मेहनत करना सीख गए तो कामयाबी आपके हाथों में होगी। चलिए, डिस्पेंस विद का मतलब समझ आया, किसी चीज़ से छुटकारा पाना होता है। क्लियर है। आगे वर्ड है, नाम है, देखो डिसिमिनेट। क्या नाम है? डिसिमिनेट। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन डिसिमिनेट। डिसिमिनेट मतलब होता है फैलना। फैलना मतलब कभी भी देखोगे आप स्प्रेड करते हो, स्प्रेड का मतलब होता है वाइडली, बड़े पैमाने पे फैल जाता है, होता है कि नहीं होता। उसको आप क्या कहोगे? डिसिमिनेट हो गया। जैसे पानी को जैसे है आप गिराओगे तो ऑटोमेटिक वो स्प्रेड करता है कि नहीं करता,
फैल जाता है ना, तो ऑटोमेटिक उसको क्या कहोगे, डिसिमिनेट हो गया। जैसे आर्मी पर्सन कहीं पे उतरती है तो क्या एक जगह रहेगी, फैलती कि नहीं फैलती, यहाँ जाओ 4 2 3 ऐसे करके फैलता है हर जगह पे, उसी को कहते हो डिसिमिनेट हो गया, फैल गया। जिसको आप स्प्रेड वाइडली, वाइडली मतलब होता है बड़े स्तर पे, बड़े चौड़े लेवल पे, और स्प्रेड मतलब होता है फैलना, बड़े स्तर पे किसी चीज़ का फैलना, उसको क्या कहोगे, डिसिमिनेट कहोगे। क्लियर है। और वर्ड है जिसका नाम है डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है आज्ञाकारी, जिसको ओबीडिएंट कहते हैं। डोसाइल का मतलब क्या समझोगे, आज्ञाकारी। देखो आप कहीं एप्लीकेशन में लिखोगे योर ओबीडिएंटली, ऐसा लिखा है, आप वहाँ पे डोसाइली लिख दो तो कन्फ्यूज होगा पढ़ने वाला, अरे बाप ये क्या वर्ड लिखा, सर्च ज़रूर एक बार करेगा, अरे ये कहाँ से आ गया, अरे वर्ड नया नया। तो यही सब आपको इम्प्रेशन, समझ रहे ना, आगे ले जाता कि ये वर्ड महानता की दिखा रहा। तो बस कुछ नहीं है, पढ़ोगे तो आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा, है कि नहीं। और कुछ नहीं है, आप दूसरे की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान लो, आप सफल होने से कोई नहीं रुकता। देखो कंपैरिजन ही तो हर जगह है। देखोगे कोई कहता है, देखो जैसे सुंदर का कोई डिफिनेशन नहीं होता है कि नहीं, सुंदर का कोई डिफिनेशन है, जिसको हो सकता है आप सुंदर कार्य, बाद में उससे ज़्यादा खूबसूरत आ गया तो बाद में यही सुंदर छुछुंदर हो जाता। ऐसा देखा ना ये ठीक ना वही ठीक है, ऐसा देखो चेंज होते हुए कोई होता ही नहीं है, दिल बदलता रहता है। तो वही मैं भी कर रहा हूँ कि ना सुंदर का कोई डिफिनेशन है, तो उसी तरह बताओ, जैसे मैं लिखा है डोसाइल, आज्ञाकारी, ओबीडिएंट, तो ऑटोमेटिक जब भी आप किसी चीज़ पे मेहनत करते हो तो ऑटोमेटिक वो भी ग्रेटनेस पे आने लगता है। चलो छोड़ो, सब बातें बहुत लंबी हो जाएगी। डोलोरस का मतलब होगा दुखी, सैड। देखो मैं थोड़ा ये सैड आप जानते होगे, मैं इधर वाला वर्ड आप सब जानते हो, इधर वाला वर्ड थोड़ा एडवांस है, समझे कि नहीं समझे। तो डोसाइल का मतलब क्या समझोगे, आज्ञाकारी, ओबीडिएंट। ओबीडिएंट मतलब जो आपके आज्ञा का पालन करता हो, हर कुछ मानने के लिए तैयार, समझे, उसको आप क्या कहोगे, ओबीडिएंट। और उसी ओबीडिएंट को आप क्या कहोगे, डोसाइल कहोगे। डोलोरस का मतलब होता है दुखी, जो सैड होता है। मैं कहूँ यू आर डोलोरस, तुम दुखी हो, तो डोलोरस कई लोग समझ ही नहीं पाएंगे डोलोरस क्या बोल रहे हैं आप। ये एडवांस लेवल हो गया, बहुत कम लोग समझेंगे। आज के बाद क्या है ना, यू आर डोलोरस, डोलोरस मतलब समझोगे सैड बोल रहा। आप जाके कई लोगों को बोलना सैड तो समझेगा, यू आर सैड, हाँ सैड तो समझ गया, उदास, लेकिन यही वर्ड कहा दो यू आर डोलोरस, तो गया वो डोलते ही रह जाएगा डोलोरस में कि क्या बोल रहे, समझ में आया। डोलना का मतलब समझ रहे ना, डोल गया तो दुखी है, तो समझ जाना डोलोरस। अब आर है जिसका नाम है डेरेकोनियन। डेरेकोनियन देखो पढ़ते कैसे हैं, डा से डी से क्या होता है, डा, डेरो, डेरेकोनियन। डेरेकोनियन का मतलब होता है अत्यंत, इसको कहते हैं क्या कहोगे, अत्यंत कठोर, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ का क्या हो जाना, कठोर बन जाना, हार्ड बन जाना, उसको क्या कहोगे, डेरेकोनियन। डेरेकोनियन का मतलब होता है अत्यंत कठोर, एक्सट्रीमली सीवियर, एक्सट्रीमली सीवियर, या फिर आप क्या कहोगे उसको, हार्ड कहोगे, एक्सट्रीमली हार्ड या एक्सट्रीमली सीवियर। सीवियर मतलब होता है कठोर, बहुत मतलब सीवियर है, तीव्र है। एक वर्ड है जिसका नाम होता है ड्रेन। ड्रेन का मतलब होता है बहा देना। मालूम चला आपके पास पानी है, उसको आपने बहा दिया, तो उसको क्या कहोगे, ड्रेन कर दिया आपने। क्लियर है, जैसे ड्रेन द वाटर मतलब पानी बहा देना। उसी तरह ड्रेन का मतलब होता है नाला। मालूम चला आपके पास में कोई नाला जा रहा है, तो उसको आप क्या कहोगे, ड्रेन जा रहा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। तो ड्रेन का मतलब क्या होता है, बहा देना, और नाला मतलब समझोगे नाला, और पानी कैसे बहाते, नाला में ही, तो याद रखना बहाना या नाला का मतलब होता है ड्रेन। क्लियर है, पक्का। अब वर्ड है जिसका नाम होता है रिमूविंग थिंग्स। मतलब रिमूव थिंग्स मतलब रिमूव का मतलब होता है हटाना, थिंग्स मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना, किसी वस्तु को। पाइप्स एंड सेवेज। पाइप्स या सेवेज का मतलब होता है, जो आपने देखा होगा पाइप, सेवेज या पाइप को भी आप ड्रेन कहते हो, जिस चीज़ से मतलब नाला बहता है उसको आप क्या होगा, सेवेज। या रिमूविंग थिंग्स मतलब होता है बहाना, किसी चीज़ को निकालने के केस में भी आप क्या लगाते हो, ड्रेन लगाते हो। एक वर्ड है जिसका नाम है ड्रिजल। ड्रिजल मतलब होता है बूंदा बांदी, होता है ना पानी, टप होता है ना कभी, बूंद बूंद वाला पानी, बूंद बूंद वाला बारिश जिसको आप कहते हो, उसको आप ड्रिजल कहोगे। क्लियर है। और ड्रिजल मतलब होता है रेन इन वेरी स्मॉल लाइट। लाइट मतलब ड्रॉप्स। लाइट मतलब यहाँ पे प्रकाश मत समझना, लाइट मतलब होता है हल्का, ठीक है ना। यहाँ पे लाइट का मतलब क्या समझोगे, हल्का। लाइट ड्रॉप्स मतलब होगा हल्का बूंद वाला बारिश, समझ में है ना। स्मॉल बहुत छोटा सा, हल्का सा, ड्रॉप्स वाला क्या होगा, बारिश को आप क्या कहोगे, ड्रिजल कहोगे। बोलो समझ में आ रहा है। ड्रिजल मतलब क्या होगा, जो बूंद बूंद वाला छोटा छोटा बारिश वाला पानी होता है ना, बहुत कम, तो उसको आप क्या कहोगे, ड्रिजल कहोगे। इसका एक और है जिसका नाम है ड्रॉजी। ड्रॉजी मतलब होता है झपकी, स्लीपी। कई लोगों को देखोगे झपकी लेते हो, तो आप क्या कहोगे, ही इज़ फीलिंग ड्रॉजी या झपकी, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ही इज़
फीलिंग, ही इज़ फीलिंग का मतलब क्या होगा, उसे महसूस हो रहा या वो ले रहा है, क्या ले रहा है भाई, स्लीपी। स्लीपी का मतलब क्या समझोगे, झपकी। और स्लीपी के जगह आप क्या लिख सकते हो, ड्रॉजी लिख सकते हो, इनके बदले ड्रॉजी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ड्रॉजी मतलब क्या समझोगे, आपको मैं बोलूँ कि वह झपकी ले रहा है तो ही इज़ फीलिंग स्लीपी या ड्रॉजी होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आओ, नाम है एब, EBB। एब का मतलब होता है घट जाना या पीछे हटना। मालूम चला कहीं सैनिक की टुकड़ी है और उसे घट गई, 1000 ले गए थे 900 हो गए, सब बैकआउट हो गया, पीछे भाग गया, तो अब उसको क्या कहोगे, एब हो गया वो। एब मतलब समझ रहे हो, ऐब याद रखना। एब से क्या रखना, ऐब। ऐब होता है तो इंसान की ज़िंदगी क्या होती है, घटती है, तो एब याद रखना। एब मतलब क्या होता है, घट जाना और पीछे हटना, जिसको आप रिसीड कहते हो। जैसे कई जगह पे होता है ना, 100 लोग को ले गए और देखते हैं कई लोग भागे हुए हैं, 80 लोग, अब 20 लोग बचे हुए हैं, या तो सीधा सीधा वो घट गए या फिर क्या होगा, पीछे हट गए, यही ना होगा। चलो, तो इसका मतलब क्या होगा, एब। इसका मतलब क्या होगा, घट जाना या क्या कहोगे, पीछे हटना, उसको आप रिसीड कहेंगे। क्लियर है, रिसीड मतलब क्या होता है बताओ, घट जाना या पीछे हटना। एक वर्ड है जिसका नाम है इबुलिएंट। इबुलिएंट का मतलब क्या होता है, उत्साहित, जिसको वेरी एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव कहते हैं। जो सकारात्मकता चीज़ों से भरा होता है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, कभी भी नेगेटिव बारे में सोचता ही नहीं है, उसको ओबिलिएंट कहते हैं। एबुलिएंट का मतलब होता है उत्साहित, हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला इंसान, कभी नेगेटिव सोचता ही। जो भी काम कर रहा हो उसमें फ़ायदा सोचता है, कि मालूम चला कोई भी, देखो मैं बार बोलता हूँ, कोई भी काम आप कर रहे हो, दुनिया का कोई भी काम, 100% कोई भी काम सही नहीं है और ना ही 100% कोई काम गलत है। वो डिसीज़न लेना पड़ता है कि इसमें मेरा फ़ायदा है कि नुकसान है। ज़्यादा फ़ायदा है तो समझ जाना बढ़िया, कम नुकसान है तो समझ जाना वो भी फ़ायदे की बात है। क्लियर है, हर डिसीज़न ऐसा लीजिए जिसमें ज़्यादा फ़ायदा मिले और नुकसान कम मिले। समझ पा रहे कि नहीं, ऐसा डिसीज़न नहीं लेना कि जिसमें ज़्यादा नुकसान हो और फ़ायदे कम हो, तो इससे आदमी फ्लॉप करता रहता। समझे कि नहीं समझे। और कई ऐसे हैं डिसीज़न, कोई भी डिसीज़न आप लीजिए, कोई भी फैसला कर लो लाइफ में, हमेशा ध्यान ये देने की बात होती है कि उसमें नुकसान और फ़ायदा हमेशा रहेगा, लेकिन ध्यान देना कि जो डिसीज़न ले रहे उसमें फ़ायदा ज़्यादा हो, नुकसान कम। लेकिन कोई दुनिया का ऐसा डिसीज़न है नहीं जिसने लिया हो उसमें नुकसान ना मिले, कुछ ना कुछ नुकसान रहता है। जैसे मालूम चला यहाँ बैच है 4 बजे से, तो क्या बताओ 100% फ़ायदा, कई लोग आएंगे ना 4 बजे से टाइम नहीं, दूसरा क्लास है, होता है कि नहीं होता, तो उसमें नुकसान हो गया। लेकिन बताओ जब ये टाइम रख दिया, इसके अलावा कोई टाइम ही नहीं, तो फ़ायदा 100% मेरा। समझे कि नहीं समझा, आया तो आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये बातें से होता थी, 4 बजे फिक्स है तो फिक्स, बातें समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। तो वही देखो, मैंने डिसीजन लिया कि 4 बजे चले, क्या 100% सही है, वो लोग है ही नहीं सही, किसी के अकॉर्डिंग गलत टाइम भी है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, गलत, मेरे अकॉर्डिंग सही है, तो मेरा इसमें ज़्यादा क्या हो जाएगा, फ़ायदा होगा, तो हमारे लिए सही है। तो ऐसे ही डिसीज़न हमेशा लेना है जिसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा हो, नुकसान कम हो। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हमेशा याद रखना। अब मुझे उम्मीद है एबुलिएंट का मतलब समझ में आ गया होगा, उत्साहित इंसान जो वेरी एनर्जेटिक हो और पॉजिटिव हो, कभी भी नेगेटिव ना सोचता हूँ। एक वर्ड है जिसका नाम है एसेंट्रिक। चलो वर्ड यहीं पे लिख लेता हूँ, वो वर्ड आपके वीडियो में कट रहा है, एसेंट्रिक मैं लिख लेता हूँ, यहीं पे मैं लिख लेता हूँ एसेंट्रिक। एसेंट्रिक, देखो एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, एसेंट्रिक का मतलब होता है सन की, जिसको पागलपन कहते हो, है ना, दीवानगी जिसको कहते हैं, होता है ना, कभी कभी प्यार में इंसान हो जाते हैं, दीवानगी पागलपन आ जाता है, तो इस इंसान को आप एसेंट्रिक कहोगे। समझ रहे हैं कि सन की इंसान है। आज के बाद गांव में जाके पक्का ही वर्ड बोलना कि एसेंट्रिक है। एसेंट्रिक मतलब समझ गया, सन की है। हो सकता है तुम मैड कह दो तो मार ज़रूर हो जाएगा, लेकिन एसेंट्रिक कह दो तुम मुस्कुराएगा। अंग्रेजी बोल रहे, और अंग्रेजी का मतलब समझ रहे ना उसको क्या कह रहे, पक्का ना। तो ये बात ध्यान रखना है, सन की मतलब क्या होगा, एसेंट्रिक। तो एसेंट्रिक मतलब होता है स्ट्रेंज बिहेवियर, जिसका बिहेवियर एकदम स्ट्रेंज हो। स्ट्रेंज का मतलब होता है बड़ा अजीब, ठीक है ना, स्ट्रेंज बिहेवियर। स्ट्रेंज बिहेवियर का मतलब होता है अजीब बर्ताव करने वाला। जैसे है आदमी, है इंसान, मर्द है, लेकिन काम औरत वाला, ऐसा देखा कई जगह पे, तो वही इंसान को आप एसेंट्रिक कहोगे, सन की कहोगे कि सनक गया। अच्छा एक बात बताओ, आजकल मॉडर्न ज़माना है, लड़की अगर जीन्स पहन ले तो कोई बात नहीं, लड़की लड़का का ड्रेस पहन ले तो फैशन है, लेकिन लड़का लड़की वाला पहन लेता तब तो चमत्कार ही हो जाता। देखो ये मॉडल अभी आया नहीं है, कुछ दिन के बाद आ सकता है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है, तो ऐसे इंसान को आप एसेंट्रिक कह देना। कब, जो लड़की का ड्रेस लड़का पहन के यहाँ पहुँच जाए कि लड़की मेरा ड्रेस पहनते तो हम नहीं पहन सकते हैं, तो इसको आप क्या कहोगे, एसेंट्रिक कहोगे। समझ में आ गया एसेंट्रिक मतलब। चलिए लास्ट वर्ड है एक्लेक्टिक। ये सब वर्ड याद ध्यान रखना है। एक वर्ड है लास्ट में एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक का मतलब क्या होता है, देखो
इक्लेक्टिक। इक्लेक्टिक का मतलब होता है विभिन्न स्रोतों से चुने हुए, विभिन्न स्रोतों से चुने हुए, विभिन्न मतलब कई प्रकार के विभिन्न स्रोतों, स्रोत मतलब जो सोर्स होता है, स्रोतों से चुने हुए, चुने मतलब सिलेक्ट किए गए, विभिन्न स्रोतों से चुने हुए, ठीक है, कई जगह से चुने हुए, उसको आप क्या कहोगे? सिलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। उस इंसान को आप क्या कहोगे? इलेक्टिक कहोगे। इलेक्शन में देखो कई गांव से लोग आते हैं, है ना, मालूम चला एमपी का इलेक्शन हो रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो बताओ कितने गांव को और कई जगह से चुन के आते हैं, ये गांव से मतलब ये हैं वो हैं, ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे? एसेंट्रिक। यानी हर एमपी अपने आप में क्या है? सॉरी एसेंट्रिक नहीं, सॉरी इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक मतलब क्या समझोगे? इलेक्ट्रिक मतलब विभिन्न स्रोतों से चुने हुए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब जाओगे संसद में, कॉन्स्टिट्यूशन में आप जाओगे, संविधान में तो देखो वहाँ जब इलेक्शन होता है किसका? एमपी का। जो विधानसभा आप जाओगे कभी तो या विधानमंडल जाओगे, विधायक या एमपी लोग हों तो वो हर जगह से चुन के आते हैं ना, तो उसको आप सीधे क्या कहोगे? इक्लेक्टिक कहेंगे। क्लियर हुआ? इक्लेक्टिक का मतलब जो कई सोर्सों से चुन के आते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो फिर से रिवीजन कर लेते हैं। डिसइंटरेस्टेड का मतलब निष्पक्ष। कैसे याद करना है और कैसे मतलब यूज़ करना समझना है, क्या बताए थे? और बताओ। डिसपैरेगमेंट अपेक्षा। डिस्पैशनेट का मतलब तटस्थ। तटस्थ मतलब क्या समझोगे? जो भी आपकी इमोशन से, भाव से पिघलता ना हो, कोई मतलब ना हो उसको। डिस्पेंस विथ छुटकारा पाना। डिसिमिनेट फैलना। और डोसाइल आज्ञाकारी। डोलोरस डोल गया तो सैड हो गया। डेरेक्वेनियन ड्रेन बहा देना, नाला। ड्रिजल ड्रॉजी झपकी। एब घट जाना, पीछे हटना। एबुलियंट उत्साहित, वेरी। एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक मतलब क्या? एसेंट्रिक मतलब क्या समझोगे? सन की। इक्लेक्टिक का मतलब क्या समझोगे? इक्लेक्टिक मतलब विभिन्न स्रोतों से चुने हुए, है ना। चले, मुझे उम्मीद है ये बातें क्लियर हो गया होगा। चलिए आप हेडिंग डालिए नॉन। आज ग्रामर का नया टॉपिक है, हेडिंग डालिए नॉन। आज हम लोग टाइप्स ऑफ नॉन। हाँ क्या? हाँ तो इसके बाद होगा, अभी ग्रामर के बैच में है तो रहने दीजिए। तो जो आप स्पोकन में चलता वो, अभी हेडिंग डालिए नॉन चैप्टर। अब शुरू से पढ़ाएंगे, जिनको कुछ नहीं मालूम है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। नॉन की शुरुआत एकदम कहाँ से क्या है ना। चलिए हेडिंग डालिए नॉन। देखो आप नॉन मतलब होता है संज्ञा, आपने पढ़ा होगा, है ना। नॉन का मतलब क्या समझते हो आप? संज्ञा पढ़े होंगे। और बचपन में बहुत सारी बेसिक ऐसी बातें आपने सीखा होगा कि नॉन मतलब संज्ञा होता है। और नॉन का जब डिफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज़ नॉन? बताओ, कौन बताएगा? देखो हाँ चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आंसर देखना। देखो पहला होता है सीधा सीधा, इसको अगर इतना कह दे नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नॉन। सीखना, किसी के भी नाम को सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो? नॉन कहते हो, संज्ञा कहते हो। दूसरा इसका डिफिनेशन सुनो, गौर से समझना। इसका एक डिफिनेशन नहीं, कई बुक कहते हैं, से फॉलो करते हैं। कुछ भी कह दोगे, इतना भी कह दोगे तो 90-80% सही, 100% सही कोई डिफिनेशन नहीं होता। मैं बार बोलता हूँ, कोई भी कुछ कहता है तो 100% नहीं होता। जैसे मैं कहूँ कंप्यूटर का डिफिनेशन बताओ, तो कंप्यूटर बताओ मतलब क्या होता है? गणना करने वाला मशीन। अब बताओ क्या गणना करने के लिए सिर्फ है? पहले के ज़माने में डिफिनेशन तो यही था। कंप्यूटर का मतलब क्या होता? कंप्यूट करना, गणना करना। तो आज आप कहोगे जिस मशीन से गणना किया जाता है उसको आप कंप्यूटर कहोगे, क्या ये डिफिनेशन 100% ट्रू होगा? नहीं होगा। वक्त के अकॉर्डिंग इतना ये बदल चुका है कि आज कंप्यूटर से क्या नहीं कर रहे। वक्त बदला तो सब बदला। इसीलिए कोई महान नहीं होता हो तो उसका वक्त महान होता है, कि कौन कितना अच्छा स्थिति में है, वही ग्रेट है। समझे कि नहीं समझे? तो बताओ आज के दौर के अकॉर्डिंग क्या कंप्यूटर को सिर्फ गणना करने वाला मशीन ही कहोगे, है ना, कैलकुलेट करने वाला मशीन कहोगे? इससे ना जाने क्या क्या हो रहा कि नहीं हो रहा। तो डिफिनेशन वक्त के अकॉर्डिंग बदला है। तो अब वही बात वहाँ भी है। मॉडर्न ज़माने में नॉन इतना डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे। डेवलप का मतलब कई तरह से लोग फंक्शन कर रहे हैं, कई तरह से पढ़ाया जा रहा है, तो इसका एक तरह से कभी डिफिनेशन दिया ही नहीं जा सकता।
समझे कि नहीं समझे? कई तरह से इसका डिफिनेशन दिया जाता है। पहले बताओ, मैं सीधे सीधे चलता हूँ बचपन वाला कहानी। नॉन का मतलब समझोगे नेमिंग वर्ड, याद है? या आप ऐसा भी डिफिनेशन का पढ़े हो गए, अ पर्सन, है ना, अ पर्सन याद है आपको, पर्सन, प्लेस याद है आपको, है ना, प्लेस और थिंग, ऐसा पढ़े कि नहीं पढ़े? अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नॉन, सीधा सीधा पढ़े थे, है ना। नॉन इज अ नेमिंग वर्ड, नॉन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग पढ़े थे। आप इसी में पढ़े हुए नॉन इज अ आइडिया, आइडिया, है ना, आइडिया, या फिर समझे थे थॉट। थॉट को भी आप सीधा सीधा क्या समझोगे? THOUGHT याद रखना, थॉट। थॉट मतलब क्या समझोगे? किसी के विचार को भी आप क्या कह सकते हो, ठीक है ना, आइडिया कहोगे, आइडिया या थॉट, या फिर कह सकते हो किसी की फीलिंग को भी तो आप कह सकते हो ना, नॉन है। अब फीलिंग का मतलब क्या समझोगे? मालूम चला मैं किसी को कहूँ लव इज़ लाइफ, प्यार ज़िंदगी है, तो प्यार क्या हो जाएगा? आप किसी की फीलिंग है तो आप उसको भी क्या कहोगे? नॉन। अब क्यों इसका डेफिनेशन बढ़ रहा है, तो हम लोग सीधा सीधा टाइप्स ऑफ नॉन के बाद इसका आंसर मिलता है। टाइप्स ऑफ नॉन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नॉन के बाद जब पढ़ेंगे नॉन का आइडेंटिफिकेशन, तीसरा में क्या पढ़ेंगे? नॉन आइडेंटिफिकेशन, कि नॉन को पहचानते कैसे हैं सेंटेंस में, तब इसका आंसर मिलेगा कि ये डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक क्यों बढ़ रहा है, और भी इसका डिफिनेशन कैसे कैसे बढ़ाएंगे, वो यहाँ से हम लोग पकड़ में आ जाएगा। कहाँ? पहला स्टेप समझ में आया? सीधे सीधा पहले इतना ही समझना है, जैसे बचपन पढ़ के आए हो कि नॉन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। नॉन इज़ अ नेमिंग वर्ड, और नॉन इज़ अ आइडियाज़, थॉट और फीलिंग इज कॉल्ड नॉन, सीधा सीधा। इसके बाद जब यहाँ हम लोग पहला स्टेप के बाद दूसरा स्टेप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉन, तीसरा स्टेप जब पढ़ेंगे कि नॉन के आइडेंटिफिकेशन, पहचान कैसे करते सेंटेंस में, तब इसका उत्तर मिलने लगेगा कि फीलिंग को क्यों, थॉट को क्यों, आइडिया को क्यों हम लोग नॉन कह रहे हैं, क्योंकि उसके जवाब में आता है, इसीलिए उसको भी नॉन कहना पड़ रहा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? फिलहाल बताइए, नॉन इज़ अ नेमिंग वर्ड, नॉन इज़ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, नॉन इज़ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और आइडिया, थॉट एंड फीलिंग वो भी कह सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पहले लिखिए नॉन संज्ञा, अब हेडिंग डालिए। इतना लिखने के बाद लिखिए, आंसर लिखना। नॉन हेडिंग डाल चुके, लिखिए नॉन इज़ अ नेमिंग वर्ड, पहला पॉइंट में नॉन इज़ अ नेमिंग वर्ड, फटाफट लिखो। मैं लिख दूँ यहाँ पे, है लिखा हो तो ऐसा है, थोड़ा थोड़ा आप भी मिला लीजिए। नॉन इज़ अ नेमिंग वर्ड हो गया, नॉन इज़ अ नेमिंग वर्ड। उसी के नीचे फिर लिखना नॉन इज़ अ नेमिंग वर्ड हो गया, उसका लिखो नॉन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, नॉन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, यस। दूसरा पॉइंट में जैसे एरो में है ना, उसके बाद नॉन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, कॉमा, देखो लिखा हुआ है कॉमा, प्लेस और थिंग। नॉन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, नॉन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, नॉन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। उसी में लिख लेना है मिला के, इट इज़ एन आइडिया, इट इज़ एन आइडिया, इसी में लिख लो मिला के। अगला पॉइंट अगर ना लिखना चाहो तो इसी में लिख लो, इट इज़ एन आइडिया, इट इज़ एन आइडिया, इट इज़ एन आइडिया, थॉट, इट इज़ एन आइडिया, थॉट और फीलिंग, इट इज़ एन आइडिया, थॉट एंड फीलिंग, इट इज़ एन आइडिया, थॉट एंड फीलिंग, इट इज़ एन आइडिया, थॉट एंड फीलिंग। अब बताओ, ये सभी को मिला के तब नॉन का डिफिनेशन क्लियर होता है। पहला नॉन इज़ अ नेमिंग वर्ड, नॉन इज़ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और उसके बाद लिखोगे इट इज़ एन आइडिया, थॉट एंड फीलिंग, तब ये कंप्लीट इतना मिला के होता है। इसके बाद भी अभी कंप्लीट नहीं हो, बार बोल रहा हूँ, इसका डिफिनेशन अभी भी कह सकते हो तो 90% सही है, कुछ 5% फिर भी गलत है। क्यों? आइडेंटिफिकेशन में पढ़ के जाएंगे, क्यों इसको यहाँ तक छोड़े हैं, फिर 5% जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा जब आइडेंटिफिकेशन पर आएंगे। आइडेंटिफिकेशन मतलब सीधे सीधा पहचान होता है कि नॉन को पहचाने कैसे, सेंटेंस में कैसे आ रहा है। क्लियर है? कैसे क्वेश्चन करें कि नॉन के आइडेंटिफिकेशन, पहचान को आप पकड़ लो। फिलहाल हम लोग हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ नॉन। एकदम बेसिक बात आज का क्लास है, ये बातें मुझे उम्मीद है पहले से कई लोग जानते हो, फिर भी मैं शुरू से क्लास करा रहा हूँ क्योंकि पे लोग पहली बार पढ़ लेंगे तो इस बात को जान जाए। टाइप्स ऑफ नॉन लिखिए, पहला पॉइंट में लिखना है, पहला पॉइंट में लिख लो, अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर, अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर, अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर, अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर, ओल्ड मतलब प्राचीन जो आपका व्याकरण है ना, उसके अनुसार,
यानी इसको क्या कहोगे, प्राचीन ग्रामर के यानी व्याकरण के अनुसार, प्राचीन व्याकरण के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर देयर आर 5 kinds of noun. There are 5 kinds of noun. There are 5 kinds of noun. हो गया? There are 5 kinds of noun. पहला नंबर में बताओ, मुझे उम्मीद है आप लोग जानते भी होंगे, प्रॉपर नॉन। चलिए अगर जानते हो तो कोई बात नहीं, चुपचाप लिख लीजिए। जो नहीं जानते हैं फोकस करके ध्यान दीजिए, आप उनके बराबर हो जाएंगे जिनको पहले से मालूम है, और उनकी आप एटीट्यूड को गिरा देंगे। और ये एटीट्यूड अगर लग गया लर्निंग का तो बहुत कुछ आप सीख सकते हो और कई लोगों के एटीट्यूड को गिरा सकते, बाकी आपकी मर्ज़ी। मटेरियल नॉन और पांचवा में है एब्स्ट्रैक्ट नॉन। चलिए ये पांचों नाम लिख सकते हो, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन और एब्स्ट्रैक्ट नॉन। हो गया? आप देखिए उसी के नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, मॉडर्न मतलब क्या होता है, आधुनिक, नया वाला, मॉडर्न ग्रामर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर देयर आर 3 types of noun. There are 3 types of noun. ये वाला लिखिएगा उसी के नीचे, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर देयर आर 3 types of noun, या 3 kinds भी कर सकते हो उसको। अब देखो गौर से सुनना, मॉडर्न में किया क्या, ठीक है ना। अभी देखो प्रॉपर को प्रॉपर छोड़ दिया, यानी पहला लिख लो प्रॉपर नाउन, इसको जैसे है वैसे ही छोड़ दिया है, इसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस, कोई बदलाव, कोई तब्दीली नहीं लाया। हो गया? देखो सीधा सीधा कॉमन नॉन है, कलेक्टिव नॉन है, इन दोनों को आप जोड़ते हो और जोड़ने के बाद बताओ, कॉमन नॉन का मतलब ही आप समझते हो, गिन सकते हैं इसको, और कलेक्टिव नॉन जो समूह में होते हैं उसको भी आप गिन सकते हो। तो सीधे सीधे दूसरा में लिखा इन दोनों को जो सी से है और सी से निकाल दिया कि काउंटेबल नॉन है। क्या है? काउंटेबल। जो सी से स्टार्ट हो रहा है, देखो है ना सी से, तो सी से काउंटेबल, ध्यान रखना, काउंटेबल नॉन और काउंटेबल नॉन दोनों में क्या है, देखो सी, ध्यान रखोगे। कॉमन कलेक्टिव नॉन किस में कहा जाएगा, काउंटेबल। और जो देखो एमए पास कर गया उसकी मतलब गिनती करोगे पढ़ाई की, नहीं ना, अब एमए पास कर गया तो एमए जहाँ आ जाए, एमए मतलब मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, तो समझ जाना अनकाउंटेबल हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं? उसकी गिनती ही नहीं करेंगे, सीधे सीधा क्या कहोगे, अनकाउंटेबल नॉन। क्लियर हुआ? बोलो अनकाउंटेबल नॉन हो गया। बताओ मॉडर्न ग्रामर समझ में आ गया? चलिए ये लिखो, इसके बाद भी और है, सुनो अभी पढ़ाई देते हैं। चलो लिखो, इतना हो गया तो बताइए। एम में याद रखना है, एम में मतलब अनकाउंटेबल, उसके ज्ञान को गिनेंगे नहीं, अनकाउंटेबल। और सीधे सीधा सी आ गया तो काउंटेबल। समझ में आ गया? कलेक्टिव और कॉमन नॉन किसके अंतर्गत आते हैं, काउंटेबल, है ना। इट कम्स अंडर काउंटेबल नॉन, कॉमन एंड कलेक्टिव एंड अनकाउंटेबल हो गया। चलिए आगे पढ़ाया जाए। चलिए कुछ लोग सीधा सीधा कहते हैं, देखो प्रॉपर नॉन को भी तो गिना ही जा सकता, नहीं गिना जा सकता है। मालूम चला, हम देखो किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, हमारे क्लास में कोई नाम है रामू, इसको क्या कहोगे, प्रॉपर ही नॉन कहोगे। किसी भी पर्सन, प्लेस का, थिंग का नाम जो ऑटोमेटिक अपने आप में क्या रहता है, पर्टिकुलर रहता है, उस पर्टिकुलर नॉन को अपने आप में क्या कहोगे, प्रॉपर ही कहते हैं। लोगों डिफिनेशन तो पहले से मालूम होगा, प्रॉपर नॉन किसको कहते हैं, बताओ इसका डिफिनेशन क्या है। हाँ, किसी खास चीज़ों को दिखाने वाला नॉन प्रॉपर नॉन कहलाता है, ऐसा देखा है। इट डिनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, या किसी पर्टिकुलर चीज़ों को दिखाता है, उसको आप क्या कहोगे, प्रॉपर कहोगे। मालूम चला रामू किसी पर्टिकुलर व्यक्ति यानी किसी लड़के का नाम है, तो मैं इनको मान लेता हूँ कि प्रॉपर है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना कि प्रॉपर नॉन है। अभी तुरंत देखो इसको मैं 2 मिनट बाद इसको कॉमन में बदलूंगा। कैसे कॉमन में बदल दो,
कॉमन नाउन का जो डेफिनेशन होता है इसमें कहा जाता है इट डज नॉट डिनोट एनी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग को दिखाता ही नहीं है। इट शोज होल कास्ट, ये किसी जाति को, पूरे होल कास्ट को दिखाता है। मालूम चला मैं कह दूं बॉय, तो ये बताओ कोई बॉय पर्टिकुलर है? नहीं, जितने भी संख्या बॉय का है दुनिया में सब उसकी कैटेगरी में आ गया। मैं कहूँ गर्ल, तो गर्ल का मतलब लड़की। अब बताओ ये किसी कास्ट को, किसी मतलब किसको दिखा रहा है? जाति को दिखा रहा है, तो ऑटोमेटिक जितने भी होल स्पीसीज सब इसमें आ गए, उस चीज़ों के कैटेगरी में आ गए कि नहीं? गर्ल मतलब सब गर्ल, कॉमन हो गया कि नहीं है? क्या पर्टिकुलर है? नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि देखो रामू, हमारे पास ऐसे ऐसे व्यक्ति 4-5 एडमिशन हो गया और 4 रामू हमारे पास पहुँच गए। कितने रामू आ गए? 4 रामू हो गए। हुए कि नहीं हुए? बोलो, अब खुद बताओ। मैं कहूँ रामू कम है, तो बताइए 1 रामू आएगा कि 4 आएगा? अब चारों पहुँचेगा। पहले तो एक लौता था तो प्रॉपर कह सकते थे कि आप 4 आ गया तो डिफाइन कर पाएंगे कौन सा रामू कहाँ का रामू? बोलो नहीं ना, पहले एक लौता था तो अपने आप में पर्टिकुलर था। पर्टिकुलर मतलब अपने आप में यूनिक रहा, समझे कि नहीं समझे? और जो कॉमन है वो यूनिक रहता ही नहीं, पूरे जाति को दिखाया। तो बताओ रामू के कैटेगरी के 3 लोग और थे, तो रामू के साथ पहुंच गया, 4 लोग हो गए मिलके। तो बताओ ये प्रॉपर रहा कि कॉमन बन गया? ये कॉमन ना हो गया सीधा सीधा, यानी रामू के जाति के 3 और थे, पहुंच गए। अब इसको बताओ थोड़ा देर के बाद ये पहले क्या था? प्रॉपर था, अब क्या बन गया? कॉमन बन गया। बना कि नहीं बना? सीधा सीधा। अब चलिए आइए यहाँ पे सीधा सीधा अगर मुझे बुलाना हो तो इसको कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। इसका मतलब कैटेगरी कैसे बांटोगे? रामू तो चारों हैं तो चारों को इसे छोड़ना पड़ेगा, नाम में तो परिवर्तन नहीं करोगे, लेकिन इसके पिता में परिवर्तन तो होगा। बोलो, इसके माता में परिवर्तन, माता मतलब मदर्स में, मदर्स के नाम में, फादर्स के नाम में तो मतलब चेंजेस आएगा। हो सकता है चारों का माता पिता का नाम मान लेता हूँ सेम है, तो इसके भाई की कैटेगरी से छाटोगे, इसके 4 भाई हैं, इसके 2 भाई हैं तो इसके 1 भाई हैं, इसका एड्रेस ये है तो उसके कैसी तरह से छाट कर अलग करना पड़ेगा ना। तो सीधे से तो प्रॉपर की कैटेगरी में से तो हट रहा है, प्रॉपर मतलब यूनिक, सीधा सीधा इसके जैसा कोई नहीं। तो बताओ इसके जैसा तो और है, समझे कि नहीं? तो सीधा सीधा ही कॉमन की कैटेगरी में कैसे जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इन बातों से अलग होकर सुनो, इन्हीं लोग क्या करें कि सीधा सीधा इनको भी क्या कह रहे हैं कि कॉन्क्रीट, सुनो सीधा सीधा कहते हैं, एक आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे एक कॉन्क्रीट नॉन होता है। सीधा सीधा क्या कहोगे? कॉन्क्रीट नॉन। और आगे फिर एक और नॉन पढ़ोगे जिसको एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहोगे। बस 2 ही तरह का नॉन अभी वर्ल्ड में चल रहा है। बताओ पहले कितना था? 5, दूसरे में क्या हो गया? 3, और चौथे में जो तीसरा जो आपका स्टेप आएगा उसमें 2 तरह का नॉन होगा। पहला कॉन्क्रीट नॉन होगा और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नॉन होगा। कॉन्क्रीट का मतलब सीधा सीधा जिसको टच छू सकते हो, देख सकते हो, वो सीधा सीधा कॉन्क्रीट नॉन आएगा। कॉन्क्रीट नॉन में बताओ प्रॉपर नॉन छू देख सकते हो, है ना? अभी देखो बताया था ना, देख सकते हो, छू सकते हो, इसका मतलब ये भी कॉन्क्रीट नॉन में आएगा। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? छू सकते, स्ट्रॉन्ग, सबको देख सकते हो, बहुत अच्छे से टच कर सकते हो। बताओ कॉमन नॉन में भी आएगा कॉन्क्रीट नॉन। बताओ कलेक्टिव नॉन को भी कॉन्क्रीट नॉन कहोगे। क्या मटेरियल नॉन को भी कह सकते हो? मटेरियल नॉन भाई पढ़ा था, देखते हो, छू सकते हैं ना, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसको आप चारों यानी PCCM, ये चारों आपको क्या कहोगे? कॉन्क्रीट नॉन है। और एक एब्स्ट्रैक्ट नॉन, यही अलग है, ये मॉडर्न ज़माना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको छू या देख नहीं सकते, सिर्फ एहसास कर सकते हैं, यानी 2 ही तरह का नॉन, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, और दूसरा जिसको छू या देख नहीं सकते, सिर्फ एहसास कर सकते हैं। 2 ही तरह का नॉन आज के मॉडर्न ज़माने। आपसे कोई पूछेगा बताओ कितने टाइप का नॉन है, तो कहना आप बताइए। है तो बहुत तरह के नॉन, कौन से अकॉर्डिंग टू चलें? मॉडर्न, ओल्ड वाला या करेंट वाला? ये करेंट है, करेंट मतलब अभी अभी दम ताज़ा ताज़ा। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये बातें ध्यान रखना है। तो अभी लास्ट में लिख ही लीजिए, लिखिए अकॉर्डिंग टू करेंट ग्रामर। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये लिख लिए ना, इसको क्या लिखेंगे? और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर 3, और करेंट बताओ। अकॉर्डिंग टू करेंट ग्रामर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन। अकॉर्डिंग टू करेंट ग्रामर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन। अकॉर्डिंग टू करेंट ग्रामर, अकॉर्डिंग टू करेंट ग्रामर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। अभी सीधे सीधा मैं मतलब हर चीज़ों का डिफिनेशन लिखाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ दूंगा। पहले बताओ नॉन का समझ में आ गया था, अब एक एक कर पढ़ाएंगे। मॉडर्न प्रॉपर नॉन क्या है, कॉमन नॉन क्या है, कलेक्टिव नॉन क्या है, मटेरियल नॉन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन क्या है। बोलिए, कर लीजिएगा। बोलो फिलहाल कॉन्क्रीट नॉन और एब्स्ट्रैक्ट नॉन लिख लिए। बताओ करेंट ग्रामर कितना टाइप का नॉन? 2। पहला बताओ कॉन्क्रीट, दूसरा बताओ। बोलिए, आपसे कोई पूछे कि बताइए
टाइप्स ऑफ नाउन कहा ना, कौन से तरीके से बताएं आप बताइए। 3 तरीका है मेरे पास, है ना। पहला बताओ ओल्ड वाला, दूसरा बताओ मॉडर्न वाला, तीसरा ताज़ा वाला। तक ना ताज़ा वाला बताएं अभी, तो 2 ही तरह का, सीधा सीधा। या तो देख छू सकते हैं या तो देख छू नहीं सकते, ख़त्म, यही नॉन ही। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए, तो अब अगला क्लास, इतना समझ में आने के बाद ये सब का डिफिनेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी आप ग्रामर के बाद, ये तो हो गया बेसिक वाली बातें, आप हेडिंग डाल दीजिए स्पोकन वाला बैच, और स्पोकन वाला बैच का अपना शेड्यूल निकाल दीजिए, है ना, कर लोगे। आज का इतना ही क्लास है, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्या बताया जा रहा है, बोलो।